नमस्कार साथियों, रेनबो गुरु परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों को सबसे पहले तो मैं होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो आप सभी विद्यार्थी आज कमर की पेटी बांध लीजिए और आज आपको भारत के संवैधानिक विकास का भाग 2 में पढ़ाऊंगा। जिन जिन बच्चों का यूपीएससी 2021 की परीक्षा है, जिनको परीक्षा गंभीर रूप से देनी है और जो अपना सिलेक्शन निश्चित करना चाहते हैं, इस टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि आप पिछले वर्ष की पिछले वाली से 2016 वाली यूपीएससी की भर्ती को उठाकर देखिएगा, उसके सभी प्रश्न पत्रों को देखिएगा, तो आपको इस टॉपिक से प्रत्येक शिफ्ट में यूपीएससी 2016 की प्रत्येक शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। और आज ये हमारा भाग 2 है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैं 2 दिन पहले एक पार्ट 1 लेकर आया था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन जब हुआ था, ठीक है बच्चों, उसने जब अपने 10 सबसे महत्वपूर्ण एक्ट जो अधिनियम चार्टर पारित किए थे, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो जिस भी भाई बहन ने वो वाली वीडियो ना देखी हो, इसको देखने से पहले पार्ट 1 पढ़ लीजिएगा। 10 अधिनियम मैं उसमें पढ़ा चुका हूं। 1 से 2 प्रश्न उस वीडियो से आएंगे और 1 से 2 सवाल ही इस वाली वीडियो से, या फिर 3 भी आ सकते हैं। तो सभी वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, सभी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858। ये मेरे लिखे हुए नोट्स हैं जो यूपीएससी लेवल के नोट्स में तैयार कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। यूपीएससी लेवल के कुछ भी कमी मैं आपके लिए नहीं छोड़ रहा हूं। तो आप सभी लोग धैर्य रखिए और भरोसा रखिए, खुद पर भरोसा रखिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज की क्लास में शुरू करता हूं होली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। तो पहला आज का अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1858। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1858 ये ब्रिटिश सरकार जब भारत में आई उसके बाद का एक्ट है। तो कंपनी के निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड को समाप्त कर दिया गया और भारत सचिव के पद का निर्माण हुआ। आप यहाँ पर देखिएगा, भारत सचिव के पद का निर्माण हुआ। आपसे पूछ सकता है कि भारत सचिव का पद किस अधिनियम के द्वारा लाया गया, तो आप बताइएगा बच्चों, भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1858। और पहले भारत सचिव कौन बने? लॉर्ड स्टैनले। कौन बने? लॉर्ड स्टैनले। और अंतिम भारत सचिव कौन बने? विलियम हेयर। और लॉर्ड पार्मस्टन भारत के दोहरे शासन के दोषों को दूर करने के चलते अपना त्याग पत्र भी दे देते हैं। और इसके बाद होता क्या है कि नए प्रधानमंत्री लॉर्ड डर्बी बनते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के दौरान कौन प्रधानमंत्री थे, तो लॉर्ड डर्बी ने ये भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया था। 1858 जिसका नाम है, कब? 2 अगस्त 1858 को, ठीक है बच्चों। और इसी एक्ट के द्वारा कंपनी का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एक्ट है, ठीक है बच्चों। क्योंकि जो कंपनी के हाथों में शासन था, वो कंपनी के हाथों से लेकर के किसको दे दिया गया? वो बच्चों ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। और किसने इसकी घोषणा की थी? लॉर्ड कैनिंग ने इसकी घोषणा की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक्ट हो जाता है। इसी के साथ इसी एक्ट पर हम आगे चर्चा करेंगे। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अभी आगे भी हैं। आप देखिएगा, भारत सचिव की सहायता के लिए, देखो आप जानते हो कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत सचिव का पद बनाया गया और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों के भारतीय परिषद की स्थापना की गई और सबको वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। गवर्नर जनरल भारत में ताज के रूप में काम करने लगा तथा उसे क्या कहा जाने लगा? वायसराय कहा जाने लगा। जी हाँ दोस्तों, यही वो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको परीक्षा में पढ़ के जानी है कि भाई किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। और इंग्लैंड की साम्राज्य की एक राजकोषीय घोषणा के द्वारा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश सम्राट के हाथों में दे दिया गया। और जेम्स विल्सन ने भारत में सबसे पहले बजट पेश किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपका, इसमें एक और बात आप देख सकते हो कि भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम
पारित किया गया। तो इसमें 7-8 महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जो आपको परीक्षा में जरूर पढ़कर जानी है। चलिए अगले एक्ट की ओर चलते हैं बच्चों। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। देखिए ये जितने भी एक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये सारे के सारे एक्ट मैंने नोट्स में लिखे हुए हैं, वो भी अपनी भाषा में। आप लोग अच्छे से पढ़ोगे ना, अच्छे से एक्ट वाइज एक्ट आप चलोगे तो आपका बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आने वाला है। आपको कोई बुक नहीं पढ़नी, क्योंकि बुक इससे बाहर हो ही नहीं सकती, ये मेरी गारंटी है। ठीक है बच्चों ना, ये यूपीएससी की बुक्स में से पढ़कर मैं आपको एक्ट यहां पर पढ़ाता हूं। चलिएगा, तो लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय प्रशासन में पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम यानी कि समविभागीय प्रणाली की शुरुआत की। अब ये पोर्टफोलियो क्या होता है? देखो जैसे मंत्रियों के पास पद होते हैं ना, कि जल मंत्री, शिक्षा मंत्री, कपड़ा मंत्री, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, रेलवे मंत्री, तो जो उनका पद होता है उसको पोर्टफोलियो कहा जाता है। तो भारत में पहली बार मंत्रियों को पद दिए गए, इसको मैं अपनी भाषा में बताऊं तो लॉर्ड कैनिंग ने ऐसा किया था। ठीक है, गवर्नर जनरल को विधान परिषद में भारतीयों को मनोनीत करने की शक्ति दी गई कि भाई भारतीयों को अब आप मनोनीत करोगे विधान परिषद में। इसके बाद 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, कौन कौन से 3 भारतीय, इसमें लिखा हुआ है ना कि विधान परिषद में भारतीयों को मनोनीत करने की शक्ति दी गई। तो ये एक्ट भी आपको याद रखना है कि भाई भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा ऐसा किया गया। और 3 भारतीयों को शामिल किया गया, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ये देखो बिल्कुल छोटी सी बात है, परंतु अगर ये पेपर में आ गई, 2.5 नंबर का सवाल है, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो एक एक पॉइंट इसलिए मैं लिख करके लाया हूं, कुछ नहीं छोड़ा मैंने, कुछ नहीं छोड़ा। तो वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो सबसे पहले इसी अधिनियम द्वारा भारतीयों को शासन में भागीदार बनाया गया। ये पूछ सकता है कि भारतीयों को शासन में पहली बार किस अधिनियम के द्वारा भागीदार बनाया गया था, तो तब आप तुरंत बताइएगा, 2.5 नंबर मिलेगा आपको कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से। और केंद्रीय कार्यकारिणी में जो 4 सदस्य हुआ करते थे उनको 5 कर दिया गया, और 5वें सदस्य का विधि वेत्ता होना जरूरी था, यानी कि उसको 5वें सदस्य को कानून का ज्ञान होना बहुत जरूरी था। ठीक है बच्चों, आते हैं एक्ट नंबर 15 की ओर। एक्ट नंबर 15 क्या कहता है? देखिए बच्चों, ये भारतीय परिषद अधिनियम 1892 भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने की तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो एक पॉइंट है इस एक्ट का, आप इसको जरूर याद रखिएगा कि किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई। याद रखिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। और निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस एक्ट की प्रमुख विशेषता थी। देखो 2 चीजें हैं बस ये केवल, कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में क्या क्या हुआ। देखो इसके पीछे 2 आता है, 1892, तो इसकी दोनों की दोनों बातें आप याद रखिएगा कि भारत के जो सदस्य थे उनको बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, तथा निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की जाना इस एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता। चलिए आते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अब देखो इसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो भारत का सचिव था वो लॉर्ड मार्ले था और वायसराय जो था वो लॉर्ड मिंटो था। तो 1909 को मार्ले मिंटो के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अब भारत का भारतीय सचिव का पद आ चुका था। 1858 के भारत शासन अधिनियम में मैंने आपको अभी तो बताया था कि ठीक है ना बच्चों, कि भारत में अब भारत सचिव बनाए गए। तो पहले भारत सचिव लॉर्ड स्टैनले थे और विलियम हेयर अंतिम थे, और ये भारत सचिव का पद 1947 तक ही रहा, जब तक देश आजाद नहीं हुआ। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में आपको याद क्या रखना है बेटा, कि लॉर्ड मार्ले भारत सचिव और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे, इसलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार कहा गया। और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को जोड़ा गया, बहुत बड़ा इन्होंने कदम उठाया था। और सबसे पहले कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आपको एसपी सिन्हा भी लिखा मिल सकता है, एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे 1909 में पारित किया गया। छोटी सी बात है कि भाई भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को कब पारित किया गया? तो 1909 में अरुंडेल समिति की सिफारिशों पर। और मुस्लिमों के लिए अलग मताधिकार तथा पृथक यानी कि अलग निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था करी गई, ताकि हिंदुओं और मुस्लिमों का रास्ता अलग अलग कर दिया जाए। ठीक है बच्चों, और दोनों के बीच में
दोनों के बीच में फूट डाल दी जाए। तो यही तो अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालो और राज करो की नीति इन्होंने अपनाई थी। मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक क्षेत्र और अलग मताधिकार का इन्होंने प्रयोग किया था कि हिंदू मुसलमानों को अलग अलग कर दीजिए, इनकी आपस में लड़ाई करवाइए, ये आपस में लड़ेंगे और हम भारत में राज कर पाएंगे। और अलग निर्वाचक मंडल के बारे में जो लॉर्ड मिंटो थे, यानी कि भारत के जो वायसराय थे, इन्होंने लॉर्ड मार्ले को लिखा था। क्या लिखा था? हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। ऐसा पूछा जा सकता है एक नंबर में कि किसने, लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मार्ले को क्या लिखा था, किसके बारे में? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा जो मुसलमानों के लिए अलग मताधिकार और अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी, उसके बारे में क्या लिखा? हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, दो भारतीय केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी, सैयद हुसैन बिलग्रामी को इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में या भारतीय परिषद में नियुक्त किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से दो भारतीय थे जो इंग्लैंड में भारतीय परिषद में नियुक्त हुए। तो केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको ये अगर अच्छा लग रहा हो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पिछली वाली वीडियो में किसी बच्चे ने कुछ नहीं बोला, आप मुझे जरूर बताइएगा क्या चीज आप चाहते हैं, क्या चीज आप नहीं चाहते। एक बार मेरी दिल की इच्छा है, सभी लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइए बच्चों, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ये था हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1909। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919। जिस प्रकार 1909 भारत सरकार अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार कहते थे, इसी प्रकार 1919 में जो भारत सरकार अधिनियम आया था इसको मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्यों? क्योंकि इस समय भारत के सचिव मोन्टेग्यू थे और भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। देखो इसको याद कैसे रखोगे, इसमें 1 भी 2 बार आया है और 9 भी 2 बार आया है। तो याद रखिएगा, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। डबल बार, 2 बार 1 आया, 2 बार 9 आया, है ना? कितनी अच्छी बात। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद को 2 भागों में बांटा गया। प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद को 2 भागों में बांटा गया। और किन किन 2 भागों में बांटा गया? एक गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी तथा दूसरा गवर्नर और उसके भारतीय मंत्रीगण। यानी कि गवर्नर के नीचे 2 ब्रांच कर दी गई। अगर हम अपनी देसी भाषा में सुने तो गवर्नर के नीचे 2 हुए। क्या क्या? एक तो उसी की अंग्रेजों की कार्यकारिणी तथा दूसरा भारतीय मंत्रीगण। ठीक है बच्चों, एक तो कार्यकारिणी और एक दूसरा भारतीय मंत्रीगण। और ये जो द्वैध शासन प्रणाली है, इसके जन्मदाता आप याद रखिएगा, इसके जन्मदाता कौन हुए? लियोनिल कार्टियस। इस द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता कौन थे बच्चों? लियोनिल कार्टियस थे। लियोनिल कार्टियस थे। चलिए, तो बड़ी खूबसूरत सी बात है। इस एक्ट के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। एक तो राज्य परिषद जिसको उच्च सदन कहते हैं और एक विधानसभा जिसको निम्न सदन कहते हैं। और प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। इसके लिए केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग अलग कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फिर से सुन लीजिए। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, इसके लिए केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग अलग कर दिया गया। देखो थोड़ी सी मेहनत तो बच्चों आपको करनी पड़ेगी, ये हकीकत बात है। जो मेहनत करेगा इस बार उसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा है। 2016 से लगभग अगर देखे तो 3 गुना ज्यादा वैकेंसी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो थोड़ी सी मेहनत कर लो और सभी एक्ट के अंदर की जो बातें हैं उनको नोट जरूर करिएगा। केवल क्लास को देखने से काम नहीं चलता, अपने हाथों से नोट करिए। देखो मैं चाहता तो किताब में से भी पढ़ा सकता था, परंतु नहीं, मैं पहले खुद अपनी भाषा में इसको ट्रांसलेट करके लिख रहा हूं आपके लिए और फिर आपको पढ़ाता हूं। ठीक है बच्चों, आज होली है मुझे भी पता है, परंतु हमने नहीं खेली, तो मेहनत करिए बच्चों। चलिएगा, तो प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। इससे पहले आप ये देखें, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई और इसके लिए केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग अलग कर दिया गया। केंद्रों के सब्जेक्ट अलग कर दिए गए और प्रांतों के सब्जेक्ट अलग कर दिए गए। जबकि प्रांतीयों को फिर से 2 भागों में बांटा गया। सुरक्षित विषय यानी कि पुलिस, न्याय, वित्त, राजस्वादी और हस्तांतरित विषय ट्रांसफरेबल, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन आदि।
और इस एक्ट के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। देखो, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का मतलब जिसमें जनता सीधा वोट देती है, जैसे कि हम सांसद को डायरेक्ट चुनते हैं, ठीक है बच्चों। परंतु राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, ये सभी चुनाव जो होते हैं ये अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर होते हैं। अप्रत्यक्ष का मतलब जिनके द्वारा, जो जनता के द्वारा सीधे नहीं चुने जाते, यानी कि जनता के द्वारा चुने गए सांसद वगैरह उनको चुनते हैं और हम सांसद को चुनते हैं। तो जो सांसद की वोट हुई वो प्रत्यक्ष चुनाव हुए, यानी कि प्रत्यक्ष में जनता वोट डालती है। चलिए, और महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और भारतीय परिषद में सदस्यों की संख्या 8 से 12 निश्चित कर दी गई। सदस्यों की संख्या 8 से 12 कर दी गई। और भारत में यूपीएससी का गठन किया गया, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया तथा भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया और केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग अलग कर दिया गया। तो इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है। एक तो जो सब्जेक्ट थे, ये देखो, इसके लिए केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग अलग कर दिया गया और राज्य बजट और केंद्र बजट को अलग अलग कर दिया गया। ये दोनों चीज देखना, याद रखिएगा। द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना हुई, ठीक है बच्चों। 2 बार 9 आया, 2 बार 1 आया, याद रखिएगा। और इनको अलग अलग कर दिया गया, केंद्रीय विषयों को और प्रांतीय विषयों को। और 8 से 12 उनकी संख्या कर दी गई, यूपीएससी का गठन कर दिया गया। अरे ऐसे ही तो आपको याद करना है, कोई आपको किसी को सुनाना थोड़ी है। आप बस एक बार क्लास को पूरी देखो और अच्छे से इसको रोक रोक के अपनी कॉपी पे नोट करो, अपने नोट्स बना लो। ये यूपीएससी लेवल के नोट्स हैं। आप यकीन मानिए, आप जब परीक्षा दे करके आएंगे तो आपको बहुत इसका लाभ मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका 16वां एक्ट अब मैं पढ़ाता हूं, भारत सरकार अधिनियम 1935। और ये आखिरी एक्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935। पढ़िए ध्यान से, ये क्या कहता है। पहली बार भारत में संघात्मक सरकार बनी, यानी केंद्रीय सरकार बनी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। इसके लिए 3 सूची बनी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और उस समय पे कितने कितने विषय इनमें थे, देखो 59, 54 और 36। ये याद रखिएगा कि भारत सरकार अधिनियम के तहत जो 3 सूचियां बनी थी उनमें संघ सूची में 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36 यानी कि 36 विषय थे। तो 59, 54 और 36 विषय थे। प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में शुरू हुआ था और 1935 में आकर के इसको समाप्त कर केवल केंद्र में लागू कर दिया गया। देखो अभी मैं आपको दिखाता हूं भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या था। भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या था, इसमें द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी, ठीक है बच्चों। और इसमें क्या कर दिया गया, केवल प्रांतों में प्रांतों में खत्म कर दिया गया और केंद्र में लागू कर दिया गया। जबकि भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या था, भारत सरकार अधिनियम 1919 में इसे प्रांतों में शुरू किया गया था। ये याद रखिएगा। ये देखो, जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद को 2 भागों में बांटा गया। लेकिन जैसे ही अगला आता है अधिनियम 1935, तो इसमें आपको क्या बताया गया, इसमें यह बताया गया कि इसको प्रांतों से समाप्त कर दिया गया और केंद्र में लागू कर दिया गया। तो दोनों का अंतर ये आपको कितना अच्छा यहाँ पे लगा होगा, इसको आप याद रखिएगा। चलो, तो दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जो आगे चलकर भारत का सुप्रीम कोर्ट बना, सर्वोच्च न्यायालय बना। चलिए, अभी मैं आपको बहुत ही अच्छी सी बात एक बताता हूँ, देखना। एक प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है। 8 नवंबर 1927 की बात है, सर जॉन साइमन की कमीशन में। मैं आपको साइमन कमीशन के बारे में कुछ बताना चाहता हूं और भारत सरकार अधिनियम 1935 का इससे गहरा नाता है। देखिए, तो 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसे श्वेत आयोग की संज्ञा दी गई। तो छोटा सा सवाल बन सकता है, श्वेत आयोग किसे कहा गया, तो साइमन को कहा गया, साइमन कमीशन को कहा गया। किसी भी भारतीय को आयोग में शामिल नहीं किए जाने से उसका भारत में पूरा विरोध हुआ और 1927 के कांग्रेस अधिवेशन में, यानी कि जो मद्रास में हुआ था और जिसके अध्यक्ष MN अंसारी थे, ने इसके पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया। ठीक है बच्चों, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा और इसने 30 जून 1930 को अपनी रिपोर्ट दी और आयोग के विरोध के बावजूद
उसकी कुछ बातों को भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्थान दिया गया है। तो आप ध्यान से सुनिए, इस वाले पैराग्राफ में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, समझ गए आप। तो आयोग में शामिल न किए जाने से उसका भारत में पूरा विरोध हुआ। किसको शामिल नहीं किया गया? किसी भी भारतीय को साइमन कमीशन में शामिल नहीं किया गया, इसलिए इसको श्वेत आयोग की संज्ञा दी गई। और सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों का ये आयोग था। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, कितने सदस्य थे बच्चों? इसमें 7 सदस्यों का ये आयोग था। ठीक है बच्चा पार्टी, याद रखिएगा। क्लास को लाइक करते रहिए अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो। ठीक है बच्चों, क्लास को लाइक करते रहिए। चलिए, इसके बाद आप देखिएगा तो इसका विरोध हुआ कहां पर? 1927 के कांग्रेस अधिवेशन में। अध्यक्ष थे एमएन अंसारी और 3 फरवरी 1928 को यह कमीशन भारत पहुंचा। ठीक, और 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट दी और इसका बहिष्कार होने के बाद भी इसकी कुछ बातों को जीओआई एक्ट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में स्थान दिया गया। और भारत सचिव, नाम याद रखना, लॉर्ड बर्केनहेड ने कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं को अपनी इच्छा अनुसार मांग रखने का मौका दिया, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार किया और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 10 सदस्य की नेहरू समिति बनाई गई। तो नेहरू समिति जो बनाई गई 10 सदस्यों की, वो किस लिए बनाई गई थी? आपको ये पता होना चाहिए कि कांग्रेस ने इसको स्वीकार कर लिया। किसको, किस चीज को स्वीकार कर लिया? लॉर्ड बर्केनहेड ने कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं को कहा कि अपनी इच्छा अनुसार अपनी मांगों को आप रखिए। कांग्रेस ने ये स्वीकार किया और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय नेहरू समिति गठित की गई, जबकि 7 सदस्य थे साइमन कमीशन में। ठीक है बच्चों, और ये जॉन साइमन की अध्यक्षता में कमीशन बनाया गया था। और नेहरू रिपोर्ट की जो सिफारिशें थी वो मैं कुछ लिखा हूं, आप देखिएगा। एक तो औपनिवेशिक स्वराज, औपनिवेशिक स्वराज, केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी सरकार चाहिए जो हर प्रकार की जिम्मेदारी लेती हो और उत्तरदायी हो। प्रांतीय स्वतंत्रता, हर प्रांतों को अपनी स्वतंत्रता दी जाए। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए ताकि सबको न्याय मिल सके। और देशी रियासतों को केंद्र के अधीन कर दिया जाए और मौलिक अधिकार आदि। ये सभी नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं या प्रमुख सिफारिशें थी। समझ गए ना? क्योंकि लॉर्ड सचिव ने कहा था चल भाई तुम इनका विरोध कर रहे हो, कोई बात नहीं है, पर अपनी भी तो इच्छा बताओ। तो ये नेहरू की रिपोर्ट थी। जो नेहरू की इच्छा थी वो बच्चों ये थी नेहरू की इच्छाएं। ठीक है बच्चा, चलिए, तो नेहरू की रिपोर्ट का विरोध करने के लिए आते हैं मोहम्मद अली जिन्ना और इन्होंने अपनी 14 सूत्री रिपोर्ट पेश की। ठीक है बच्चों, इसके विरोध में नेहरू रिपोर्ट की इस रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री रिपोर्ट पेश की। इसी के बाद होते हैं गोलमेज सम्मेलन, पहला, दूसरा और तीसरा, 30, 31 और 32 में। और इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। ये भी काम की चीज है कि जब 3 गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे, तो भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था। चलिए, अब मैं आपको यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। अंग्रेजों ने, देखो, शुरुआत का कुछ पोर्शन है जो आपको यहां पर जरूर पढ़ना है। शुरुआत का ये थोड़ा सा पोर्शन है जो आपको बेटा जरूर यहां पर पढ़ना है। देखिए, इसमें आप क्या पढ़ेंगे? देखो, अंग्रेजों ने सभी लड़ाइयां जीतकर बंगाल की राजनीति पर नियंत्रण किया। सबसे पहली चीज तो आपको यही याद करनी है। देखो, अंग्रेजों ने सभी लड़ाइयां जीती। कौन कौन सी लड़ाइयां जीती? परीक्षा में आ सकता है। सबसे पहली 1757 का प्लासी का युद्ध, किसको हराया? सिराजुद्दौला को हराया। 1759 का वेदरा का युद्ध, किसको हराया? अंग्रेजों ने डचों को हराया। 1760 का वांडीवास का युद्ध, फ्रांसीसियों को हराया। और 1764 का बक्सर का युद्ध, अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय को हराया। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका पार्ट हो जाता है। अंग्रेजों ने सभी लड़ाइयां जीती और बंगाल में कदम रखा। ठीक है बच्चों, मैं फिर बताता हूं। प्लासी का युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला को हराया, किसने? अंग्रेजों ने। 1759 में वेदरा का युद्ध, किसको हराया? डचों को हराया। 1760 में, देखो, बहुत जल्दी जल्दी वो लोग युद्ध कर रहे थे और हराते जा रहे थे, क्योंकि उनके पास आधुनिक हथियार थे, दिमाग था, राजनीति थी। ठीक है बच्चों, तो 1760 का वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसियों को हराया और 1764 का बक्सर का युद्ध शाह आलम द्वितीय को हराया। अब आपसे पूछ सकता है प्लासी कहां है, वेदरा कहां है, वांडीवास और बक्सर कहां है? तो ये मैं लिख करके लाया हूं चारों चीजें। आप देखिए, जो प्लासी है वो बंगाल में है और वेदरा भी बंगाल में है, जबकि वांडीवास जो है आपका तमिलनाडु में है। चलिए, जो आपका वांडीवास है बच्चों, वो कहां है? वांडीवास तमिलनाडु में है।
समझ गए। और बक्सर बिहार में है, किसी भी बुक में नहीं मुझे मिला, फिर मुझे गूगल पे ही सर्च करना पड़ा कि वांडीवास कहाँ है। तो तमिलनाडु में, बक्सर बिहार में जानते होंगे, और ये पलासी बंगाल में, वेदरा बंगाल में स्थित है। थोड़ा सा और इसके बारे में आप जानकारी ले लीजिए। देखो याद आपको करना है, मैं मना नहीं कर रहा, परंतु रटना नहीं है। आपको तो 4 ऑप्शन वहां पर मिलेंगे, आपको रटना क्यों है भाई, आपको एक बार पूरी स्टोरी पढ़ लेनी चाहिए। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब और मीर कासिम को हराया था। तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था आपका कब, 1764 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में। तो बक्सर का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों की संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से हुई। जब हरा दिया, संधि मतलब समझौता हुआ, और इसे इलाहाबाद की संधि कहते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखिएगा बच्चों, बक्सर का युद्ध जीता तो क्या हुआ, इलाहाबाद की संधि हुई। ये इंपोर्टेंट है, आप बात मानिए, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। और मेरी बात मानो तो पूरी क्लास को अपनी कॉपी पे नोट करिए भाई, मेहनत करके देखो, अच्छा लगता है। धुआं धुआं कर दो, आग लगा दो, पूरी ताकत अपनी झोंक दो। ठीक है बच्चों, बहुत कम समय बचा है। तो आप याद रखिएगा, इलाहाबाद की संधि कब होती है, जब बक्सर का युद्ध 1764 में हार जाता है। कौन, शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब और मीर कासिम। उस समय लॉर्ड क्लाइव था गवर्नर, इसने बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की थी। देखो ये बात है 1764 की, जो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन शुरू किया था। कंपनी ने कंपनी ने बिहार में सिताब राय को, बंगाल में रजा खां को, और बिहार में बिहार, ये 2 बार लिख दिया, कोई नहीं, बिहार में सिताब राय को और उड़ीसा में राय दुर्लभ को दीवान नियुक्त किया था। ये इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है। जब द्वैध शासन चला तो कंपनी ने बिहार में सिताब राय को, बंगाल में रजा खां को और उड़ीसा में राय दुर्लभ को दीवान बना दिया था। यहां से बंगाल का शासन किस में बढ़ जाता है बच्चों, 2 भागों में बट जाता है। एक तो ब्रिटिश कंपनी, जिसका काम था, इसका काम भी लिखा हुआ है मैंने, देखो, कर वसूलना, ये टैक्स लेती थी। जबकि जो बंगाल का नवाब था, उसका काम क्या था, उसका काम लिखा हुआ है शांति, सुरक्षा और न्याय। शांति बनाए रखना, सुरक्षा बनाए रखना और न्याय बनाए रखना। ठीक है बच्चों। और द्वैध शासन का बंगाल पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको भी आप थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा। एक तो धन की लूट हुई, उद्योग धंधों की में बहुत ज्यादा गिरावट आई, पतन हुआ, उत्तरदायित्व का अभाव हुआ, मतलब कि कोई किसी का कोई मतलब उत्तरदायित्व नहीं लेता था भाई, समझ गए ना। अंग्रेज अपनी मनमर्जी चलाते थे। कृषि का पतन हुआ, अराजकता, कुप्रशासन व शोषण हुआ। तो ये द्वैध शासन के बंगाल पर प्रभाव थे, जो आपको जरूर पता होने चाहिए। ठीक है बच्चों, ये सारे युद्ध आप लोग जरूर 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 आप नोट करिएगा कि किस युद्ध कौन सा युद्ध कब हुआ और अंग्रेजों ने किसे हराया। देखो अंग्रेज सारे युद्ध जीतते चले गए, सारे युद्ध जीतते चले गए और अपना कब्जा करते चले गए। ठीक है बच्चों। तो 1757 पलासी का युद्ध, सिराजुद्दौला को हराया। 1759 अगले साल वेदरा का युद्ध, डचों को हराया। अगले साल, यहाँ तो 2 साल का गैप था, अब यहाँ तो अगले साल ही वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का है, तमिलनाडु में है, किसको हराया, फ्रांसीसियों को हराया। और 1764 का बक्सर का युद्ध किसको हराया, शाह आलम द्वितीय को हराया। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद आप ये देखें, ब्रिटिश इतिहासकार हुए हैं पर्सिवल स्पीयर, क्या नाम है इनका, पर्सिवल स्पीयर ने इसे खुली लूटपाट का युग बताया था। ठीक है ना बच्चों। इस युग को कब, जब बंगाल में द्वैध शासन चलाया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है ना। हालांकि 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था, वारेन हास्टिंग ने इसे खत्म कर दिया था। किसको बच्चों, द्वैध शासन को खत्म कर दिया था। ये याद रखिएगा, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये थोड़ा सा मैं आपको शुरुआत बता रहा हूं यहां से। ठीक है ना। और देखो अलग अलग कंपनियों की स्थापना कब कब हुई है, ये भी आपसे 1 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है। आपको केवल यही याद नहीं रखना कि 31 दिसंबर सन 1600 को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ था, है ना। रानी एलिजाबेथ ने 15 वर्षों के लिए इसको पूर्वी देशों में व्यापार करने की अनुमति दी थी। सन 1600 का राजलेख है याद कुछ, पहली क्लास का सबसे पहला राजलेख। तो इसमें आपको और भी कंपनियां हैं, इनके स्थापना वर्ष एक बार मेरे कहने से देख लेने चाहिए। देखो डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, डेनिश आए थे 1616 में कंपनी बनी, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664, और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1649 में, और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में बनी। तो ये सारी कंपनियां थी जिनकी स्थापना वर्ष मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं कुछ अच्छी सी बातें।
1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में अंतिम तथा सबसे बड़ा दस्तावेज था। ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी अभी जो मैं आपको भारत सरकार अधिनियम 1935 पढ़ाया हूं वो सबसे बड़ा और अंतिम दस्तावेज था, जिसमें 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूची और 14 भाग थे। देखो अपने आप में कितना बड़ा है। और वर्तमान भारतीय संविधान पर इसी एक्ट का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है, सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। तो ये भी आईएएस की परीक्षा में पूछा जा चुका है बच्चों कि भारतीय संविधान पर किस एक्ट का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा। तो भारत शासन अधिनियम 1935 का ये सबसे बड़ा और सबसे अंतिम दस्तावेज था। ठीक है बच्चों, देखो एक बार मैं फिर से आपको एक्ट 1935 के कुछ उपबंध बताता हूं। देखो मोटे मोटे तौर पर मैं यहां पर लिखकर दोबारा, मतलब वही चीज एक बार फिर से छोटा बता देता हूं, मतलब जो इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना, सबसे पहली चीज तो 1935 का जो एक्ट 1935 है उसकी प्रमुख उपबंध आपको देखने हैं बेटा, है ना। उसके प्रमुख उपबंध क्या क्या थे। तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना, तो देखो अखिल भारतीय संघ की स्थापना कैसे होनी थी। तो इसकी स्थापना 6 कमिश्नरियों, 11 ब्रिटिश प्रांतों से व उन देशी रियासतों से होनी थी जो अपनी इच्छा से इसमें शामिल होना चाहते थे। लेकिन दुर्भाग्य ये था उस समय पर कि जो ये इनको इच्छा दी गई थी उन्होंने संघ में शामिल होना मना कर दिया था। किसने बच्चों? देशी रियासतों ने। जबकि ये जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे इनका तो शामिल होना जरूरी था, परंतु देशी रियासतों ने शामिल होने से मना कर दिया। तो अखिल भारतीय संघ अस्तित्व में नहीं आया। फलस्वरूप 1 अप्रैल 1935 को प्रांतीय स्वायत्ता लागू की गई। अभी शब्द का क्या मतलब है बच्चों? प्रांतीय स्वायत्ता लागू की गई। तो पहले तो आप ये देखिए अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस किस से होनी थी? 6 कमिश्नरियों से, 11 ब्रिटिश प्रांतों से व उन देशी रियासतों से जो अपनी इच्छा से इसमें शामिल होना चाहते थे। परंतु हुआ ये कि ब्रिटिश प्रांतों का तो संघ में शामिल होना जरूरी था, जबकि रियासतों का स्वैच्छिक यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार था, और उन्होंने वही किया, वो उसमें शामिल नहीं हुई, तो अखिल भारतीय संघ नहीं बन पाया। और फलस्वरूप 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय स्वायत्ता लागू की गई। ये प्रांतीय स्वायत्ता का है। अब आप अगले पेज पर आइएगा। अगले पेज पर आकर बच्चों इसे पढ़िए। देखो क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। जिन जिन विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ पा रहा है वो अच्छे से इसको लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। और जिस विद्यार्थी ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, हमारे चैनल को जभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि हम कभी भी कोई वीडियो इस पर अपलोड करें तो आपको वो समय पर मिल जाए। और यकीन मानिए बच्चों, पूरी मेहनत से आपको पता भी चल रहा होगा। देखो सारा मैं खुद लिख करके आपके लिए लेके आ रहा हूं, आप लोग अपनी कॉपी पर इसको जरूर लिखिएगा। चलिए, तो प्रांतीय स्वायत्ता का क्या मतलब है? देखो प्रत्येक प्रांत में अपनी कार्यपालिका और विधान मंडलों का होना, बस यही है, इसका यही मतलब है। और इसका क्या मतलब होता? प्रांतीय स्वायत्ता का केवल यही मतलब है कि अब सभी प्रांतों में अपनी अपनी कार्यपालिका होना और अपने अपने विधान मंडल होना। इसका और कोई अच्छा मतलब नहीं है बच्चों। पूछा जा सकता है प्रांतीय स्वायत्ता का क्या मतलब है, तो प्रत्येक प्रांत में अपनी कार्यपालिका और विधानमंडल का होना। देखो इसके बाद एक टॉपिक आता है, ये आपका संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट की स्थापना होना। ये देखिएगा, तो संघीय न्यायालय दिल्ली में था। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम 6 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे, जिसकी नियुक्ति सम्राट करता था। देखो संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट जो था वो दिल्ली में था। इसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश, और प्रथम मुख्य न्यायाधीश में भी आपको बताऊंगा, इसका नाम था प्रथम मुख्य न्यायाधीश का मोरिस गोयर। न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे बच्चों? मोरिस गोयर थे। क्या नाम है इनका? मोरिस गोयर थे। समझ गए ना? आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और जो 6 अन्य न्यायाधीश थे ना शुरू में जो चुने गए थे, उसमें 2 भारतीय भी थे। बड़े गर्व की बात है, जस्टिस M.R. जैकब और जस्टिस M.S. सुल्तान। रे सुल्तान कर दे चढ़ाई, याद रखना ये बात। तो संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना होती है, और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अधिकतम न्यायाधीश हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, और ये दिल्ली में था। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मोरिस गोयर। मैं अंडरलाइन कर देता हूं, आप भी अपनी कॉपी पे लिखते हुए अंडरलाइन करिएगा। और इसके 6 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इसमें टोटल 7 थे, एक मुख्य और 6 अन्य। और 6 अन्य में 2 भारतीय थे, जैकब और सुल्तान, याद रखिएगा। और इसी एक्ट के द्वारा पहली बार संपूर्ण भारत में संघ शासन की स्थापना हुई, याद रखिएगा।
किसके द्वारा? ये जो आपका 1935 का एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा, इसकी बात हम कर रहे हैं। चलिए तो बच्चों अब देखिए आप, तो इस एक्ट में कुछ दोष भी थे, वो दोष थे, उनकी वजह से ये एक्ट फेल भी हुआ। तो देखो, गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह को नहीं मानते थे, अर्थात प्रांतीय स्वशासन केवल नाम के लिए था। यानी कि जो अभी मैंने आपको बताया था, प्रांतीय स्वायत्ता का क्या मतलब था कि हर एक प्रांत में अपनी कार्यपालिका होगी और विधानमंडल होगी, तो हुई, परंतु अंग्रेज भारतीयों की बात थोड़ी मानते थे, तो ये इसलिए भी विफल रहा। और देखो, भारतीयों को कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं दिया गया, फलस्वरूप कांग्रेस, मुस्लिम लीग और भारत के राजाओं ने इस व्यवस्था का विरोध किया। समझ गए बच्चों? किसका? प्रांतीय स्वायत्ता की बात हो रही है। प्रांतीय स्वायत्ता मतलब प्रत्येक प्रांत में अपनी कार्यपालिका और अपना विधानमंडल का होना। इस अधिनियम के बारे में पंडित नेहरू ने कहा था, यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है, यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा कहा था। तो ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में जितना हो सकता था, यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लाने की मैंने कोशिश की है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आपके सारे के सारे अधिनियम जो थे वो आपके एंड हो जाते हैं, और इसके बाद होता है भारत में चुनाव। इसके बाद आता है वर्ष 1935 का प्रांतीय चुनाव। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत फरवरी 1937 में 11 प्रांतों में प्रांतीय विधान मंडलों के चुनाव कराए गए। ठीक है बच्चों, प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव कराए गए, और कांग्रेस ने बहुत बड़ी जीत इसमें हासिल की थी। देखो, 1585 सीटों में से 711 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। और 5 प्रांतों में, कितने प्रांतों में बच्चों? 5 प्रांतों में, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। ये इंपोर्टेंट है, याद रखना। MBO मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत, यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको आज आप यूपी कहते हो। ठीक है बच्चों, तो कांग्रेस ने 1585 में से 711 सीटें जीती। कब? 1937 के प्रांतीय चुनाव में। और बच्चों, ये संयुक्त प्रांत में पूर्ण बहुमत हुआ। किस किस में? 5 प्रांतों में, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत। कुल 6 प्रांतों में कांग्रेस की अपनी सरकार बनी, उसमें बंबई भी शामिल है। मतलब कि उन 5 में तो पूर्ण बहुमत हुआ, परंतु छठी में मिलजुल कर सरकार बना ली थी, बंबई। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले सरकार बनाई थी। संयुक्त प्रांत में किसी और की सरकार थी ही नहीं, केवल कांग्रेस की थी, जिसके मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत बने थे। विधि और न्याय मंत्री KN काटजू बने, और रफी अहमद किदवई को वित्त मंत्रालय दिया गया। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट हो जाता है कि 1937 के प्रांतीय चुनाव में आपका यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि संयुक्त प्रांत में मुख्यमंत्री कौन था? तो GV पंत, गोविंद वल्लभ पंत, और विधि तथा न्याय मंत्री KN काटजू और रफी अहमद किदवई को वित्त मंत्रालय दिया गया। और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पीला बक्सा था। याद रखिएगा, जब पहली बार भारत में 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए थे, प्रांतों के चुनाव हुए थे, मुख्यमंत्री चुने जाने थे हर प्रांत का, तो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पीला बक्सा था। ये सरकार बनी और 28 महीने बाद इस्तीफा दे दिया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये बात है द्वितीय विश्व युद्ध के समय की। अब आप आगे पढ़ना, ये देखो ध्यान से। बिना कांग्रेस की समिति के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया गया, ऐसा मैं पढ़ रहा हूं। इससे पहले आप ये पढ़िए, लगभग 28 माह बाद अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अपने 8 प्रांतों में, देखो सरकार 6 में नहीं 8 में बनी थी, जिनमें से 5 में पूर्ण बहुमत और 6 प्रांतों में कांग्रेस की अपनी सरकार थी, जबकि बाकी के और जो 2 प्रांत है उनमें मिली जुली सरकार थी। और 8 प्रांतों में से कांग्रेस ने सब जगह से अपना सामूहिक त्याग पत्र दे दिया था। उसका क्या कारण था? देखो, बिना कांग्रेस की समिति के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया जाना, क्योंकि जिस देश के हम गुलाम थे वो देश द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहा था। समझ गए ना? वो द्वितीय विश्व युद्ध अपना लड़ रहा था। और कांग्रेस के युद्ध के उद्देश्य की घोषणा तथा युद्ध के बाद भारतीय स्वतंत्रता की मांग की उपेक्षा करना, यानी कि वे भारत को स्वतंत्रता की मांग की भी उपेक्षा कर रहे थे। और बिना कांग्रेस की सहमति के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में उसने शामिल कर लिया। घोषणा कर दी कि भारत हमारे साथ खड़ा है, भारत हमारे साथ द्वितीय विश्व युद्ध कर रहा है। 1 सितंबर का जो 1 सितंबर को जो शुरू हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है बच्चा,
तो मंत्रिमंडल द्वारा त्याग पत्र दिए जाने के बाद मुस्लिम लीग को बड़ी खुशी हुई और 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। ये याद रखिएगा बच्चों, मुक्ति दिवस जो मनाया था वो कांग्रेस ने कब मनाया था? वो बेटा 22 दिसंबर 1939 को। क्यों मनाया? क्योंकि मंत्रिमंडल ने अपना त्याग पत्र दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि जो ब्रिटेन की सरकार थी वो कांग्रेस की सहमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर रही थी और उसकी भारतीय स्वतंत्रता की मांग की उपेक्षा कर रही थी। समझ गए ना? तो उसके विरोध में कांग्रेस के सभी मंत्रिमंडल ने अपनी 8 प्रांतों से अपना सामूहिक त्याग पत्र दे दिया और मुस्लिम लीग ने इसकी खुशी मनाई, मुक्ति दिवस मनाया 22 दिसंबर 1939 को, जिसमें अंबेडकर भी उनके साथ थे। यानी कि भीमराव अंबेडकर जो थे वो भी मुस्लिम लीग के साथ थे। मुक्ति दिवस मनाया था कब? 22 दिसंबर 1939 को। और क्षेत्रीय पार्टी के रूप में 1937 में, ये याद रखना, क्षेत्रीय पार्टी के रूप में सन 1937 में इंडिपेंडेंस पार्टी बंबई में बनी, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना क्रम से किसने की? यानी कि इंडिपेंडेंस पार्टी की स्थापना अंबेडकर ने, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना फजलुल हक ने और बेटा पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना अफसर हुसैन ने की थी। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये 1937 का प्रांतीय चुनाव है बच्चों, ठीक है ना? चलिए आगे आते हैं। अब ये 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद आप पढ़ेंगे 1940 का अगस्त प्रस्ताव। देखो सभी चीजें क्रमिक है, सभी चीजें वर्ष बीतते गए और जो जो चीजें आती गई मैं सभी आपको लाइन वाइज पढ़ा रहा हूँ, क्रम वाइज पढ़ा रहा हूँ, क्रमानुसार लेकर के आया हूँ। तो इसके बाद आता है अगस्त प्रस्ताव जी। अब ये अगस्त प्रस्ताव इसे क्यों है, इसका नाम अगस्त प्रस्ताव क्यों है? तो देखो कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने तो अपना इस्तीफा दे दिया था और त्याग पत्र से संवैधानिक संकट आया। देखो जब सरकार ही नहीं बचेगी तो संकट ही आएगा। तो तथा युद्ध में भारत के सहयोग के लिए ब्रिटिश सरकार ने वायसराय लिनलिथगो के माध्यम से 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव पारित किया जिसे अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। देखो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि कांग्रेस ने इस्तीफा दिया, संवैधानिक संकट आ गया और युद्ध में भारत का सहयोग चाहिए था। किसको? ब्रिटेन सरकार को, जो द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रही थी। समझ गए जी? जो द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रही थी और ब्रिटिश सरकार ने वायसराय के माध्यम से, क्योंकि एक वायसराय भारत में होता था ना, लिनलिथगो उस समय पर था, लिनलिथगो के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने 8 अगस्त 1940 को प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इसको अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। इस अगस्त प्रस्ताव में क्या था? देखो अंग्रेज चाहते थे कि भारत युद्ध में साथ दे, तो उन्होंने क्या क्या लुभावने प्रस्ताव रखे, देखो ध्यान से सुनिएगा आप। गवर्नर की कार्यकारिणी में और ज्यादा भारतीयों को शामिल करेंगे, यानी कि जो गवर्नर मतलब के जो वायसराय हुआ करता था, गवर्नर जनरल को तो वायसराय कहते थे, परंतु कोई दिक्कत नहीं है। तो जो गवर्नर जनरल था यानी कि जो वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था, उसकी कार्यकारिणी में और भारतीयों को लेंगे, यानी कि भारतीयों को अधिकार देंगे। समझ गए बच्चों? लालच दिया। युद्ध सलाहकार परिषद का गठन करेंगे कि युद्ध में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या इसका परिणाम होगा, सलाह मिलेगी। तीसरा, भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है और युद्ध के बाद भारत में औपनिवेशिक स्वराज स्थापित किया जाएगा, यानी कि किसी भी धर्म के लोग रह सकते हैं, औपनिवेशिक स्वराज स्थापित किया जाएगा। कांग्रेस व मुस्लिम लीग दोनों ने इस पर असंतोष व्यक्त किया। समझ गए कि भाई भारत को तुम युद्ध में ले जा रहे हो और हमें प्रस्ताव दे रहे हो कि गवर्नर की कार्यकारिणी में हम और भारतीयों को शामिल करेंगे, यानी कि अधिकार देंगे तुम लोगों को और बस आप हमारे साथ युद्ध में हमारा युद्ध में साथ दीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दीजिए। ये उन दोनों की बात है जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था, ठीक है ना बच्चा? लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस पर असंतोष व्यक्त किया और कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में और युद्ध में अपने को अलग साबित करने के लिए, दोनों चीज ध्यान से सुनिएगा, कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया और युद्ध से अपने आप को अलग साबित करने के लिए 17 अक्टूबर 1940 को, तारीख याद रखिएगा बच्चों, 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात आपकी हो जाती है, ध्यान से सुनिएगा। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया तथा युद्ध में अपने आप को अलग साबित करने के लिए 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया और इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी
कहते हैं। ये आपका 1940 का अगस्त प्रस्ताव था। आप यकीन मानिए बच्चों, सारा निचोड़ मैं यहां पर लेकर के आया हूं। यूपीएसआई का कोई प्रश्न इस टॉपिक से अगर आया तो इसी में से ही आने की 100% पूरी 100% गारंटी। आप ध्यान से सुनिए, बस आप इसको नोट जरूर अपनी कॉपी पे कीजिएगा, नोट कीजिएगा, क्योंकि नोट करने से आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। इसके बाद आता है बच्चों क्रिप्स मिशन। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु 23 मार्च 1924 को दिल्ली भेजा। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 23 मार्च 1924 को दिल्ली आया। इसे क्रिप्स मिशन क्यों कहा गया? क्योंकि विंस्टन चर्चिल ने युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारतीय नेताओं से बात करने के लिए 23 मार्च 1924 को दिल्ली भेजा, क्योंकि इसके सदस्य का नाम स्टैफोर्ड क्रिप्स था। और क्रिप्स से बात करने के लिए जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद आए। और 30 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन ने प्रस्ताव दिया, जिसमें इन्होंने कहा कि युद्ध के बाद संविधान की रचना के लिए संविधान सभा बनानी है और प्रांतों को संविधान अपनाने या अपना अलग संविधान निर्माण की स्वतंत्रता दी जाएगी। यानी कि फूट डालो और राज करो की नीति यहां पर साफ साफ आपको दिखाई दे रही होगी बच्चों, है ना बच्चा? साफ साफ आपको ये दिखाई दे रही होगी कि युद्ध के बाद नए संविधान की रचना करेंगे, संविधान सभा का गठन किया जाएगा। अरे तो उसे पूरे देश में लागू करते ना। आपने क्या कह दिया? आपने कह दिया कि प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाना है, अपना अलग संविधान बनाना है, समझ गए ना? अपनाना हो तो उसी को अपना लो, नहीं तो अपना अलग बना लो। ये कौन सी बात हुई भाई? ये क्या था क्रिप्स मिशन? अब इसका तीसरा पॉइंट और देखो आप। तीसरा पॉइंट क्रिप्स मिशन का क्या कहता है? युद्ध के बाद भारतीय संघ को पूर्ण उपनिवेश का दर्जा मिलेगा। यानी किसी भी धर्म का लोग आकर भारत में रह सकता है, किसी भी देश से आकर रह सकता है। मुस्लिम लीग को भारतीय संघ अपनाने या ना अपनाने की स्वतंत्रता मिलेगी। ये कौन सी बात हुई भाई कि मुस्लिम लीग चाहे तो भारत में रहे और चाहे तो कहीं और चली जाए? यानी कि वो फूट डालना चाहते थे। क्रिप्स मिशन 1942, ये जो स्टैफोर्ड क्रिप्स आया था, ये कितना खतरनाक आदमी साबित हो सकता नहीं हुआ। आप इनसे चीजों को समझिए। हम अंग्रेजों का दिमाग ही तो ये पढ़ रहे हैं, अंग्रेजों का दिमाग पढ़िए, इसको सुनने की समझने की कोशिश कीजिए। नए संविधान के निर्माण तक भारत की रक्षा कौन करेगी? ब्रिटिश सरकार करेगी। चलिए जी, बहुत अच्छा किया आपने हमारी रक्षा की। चलो भाई, मुस्लिम लीग भारत संघ स्वीकार करे या ना करे, ये उसी पर छोड़ दिया गया और संविधान बनने तक भारत की रक्षा का दायित्व ब्रिटिश सरकार करेगी। ये इसमें इसलिए था क्योंकि भारत को उसने युद्ध में शामिल कर लिया, तो भारत की रक्षा की जिम्मेदारी संविधान बनने तक किसकी होगी? ब्रिटिश सरकार की होगी। कांग्रेस ने इसका विरोध किया क्योंकि इसने देश को टुकड़े में बांटने की संभावनाओं के द्वार खोल दिए थे। साफ साफ हमें भी दिखाई देता है। और मुस्लिम लीग ने इसका विरोध इसलिए किया क्योंकि देश को वो तो चाहते थे हिंदू अलग रहे, मुस्लिम अलग रहे, एक लकीर खींचना चाहती थी। कौन? मुस्लिम लीग। हिंदू अलग रहे, मुस्लिम अलग रहे, जिसका मना कर दिया गया था। जिसके लिए मना कर दिया गया था? क्योंकि आप पढ़ो, मुस्लिम लीग ने, भाई देखो, कांग्रेस ने तो विरोध इसलिए किया कि देश के टुकड़े नहीं होने चाहिए, और मुस्लिम लीग ने विरोध इसलिए किया कि देश का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन होना चाहिए, यानी कि धार्मिक आधार पर विभाजन होना चाहिए, और उसकी मांग को ठुकरा दिया गया। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को बाद की तिथि का चेक कहकर इसकी आलोचना की थी, और डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने इसे अगस्त प्रस्ताव का ही बदला हुआ रूप कहा। भाई अगस्त प्रस्ताव 1940 में भी तो यही कहा गया था कि भारतीयों को अपना संविधान बनाने की पूरी आजादी दी जाएगी, और यहां भी वही बात हो रही है, ठीक है ना? और गांधी जी ने इसे क्या कहा? बाद की तिथि का चेक का। पट्टाभी सीतारमैया ने इसको क्या कहा? अगस्त प्रस्ताव का बदला हुआ रूप कहा कि बिल्कुल ये तो अगस्त प्रस्ताव, ये दूसरा, तुम हमारा पागल बना रहे हो, मामू बना रहे हो आप हमारा। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक कहकर इसका अपमान किया था। किसका? क्रिप्स मिशन का। स्टैफोर्ड क्रिप्स आया था कब? 23 मार्च 1924 को। ठीक है बच्चों, तो ये क्रिप्स मिशन था। आप वीडियो को बैक करके भी देख लीजिएगा। और इसके बाद आ जाता है जब बिल्कुल भारत वालों को लगा कि ये मान ही नहीं रहे, तो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की शुरुआत कर दी। पूरा लिख कर लाया हूं, भर भर के आपकी झोली में इंफॉर्मेशन डालूंगा आज मैं।
पूरी झोली भर दूंगा आपकी नॉलेज से। बस आप बने रहिएगा रेनबो गुरु के साथ क्लास के एंड तक, बहुत मजा आएगा। देखो डीपली पढ़ना और मेहनत से पढ़ना तो इसी को कहते हैं बच्चों, इसी को कहते हैं। बस तारीख याद कर लेने से आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाता, उसके बारे में अच्छे से पढ़ना भी होता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। क्रिप्स मिशन विफल हो गया, आप जानते हो क्यों हो गया, उसका भी बता दिया। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद 14 जुलाई 1942 को मुंबई के वर्धा में, मुंबई में जगह है वर्धा, यहाँ कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। ये याद रखिएगा, मुंबई वर्धा में। कहां हुई थी? वर्धा कहां है? मुंबई में। अंग्रेजों की बैठक हुई, कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव का अनुमोदन 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मुंबई के प्रसिद्ध ग्वालिया टैंक मैदान पर अबुल कलाम की अध्यक्षता में हुए अधिवेशन में किया गया। कितना इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, आप इसको ध्यान से फिर से सुनिएगा। इस प्रस्ताव का, किस प्रस्ताव का? अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव का अनुमोदन किया था वो किसने किया था? अबुल कलाम आजाद ने। कहां पर किया था? मुंबई के प्रसिद्ध ग्वालिया टैंक मैदान पर। जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव प्रस्तावित किया और इसका समर्थन सरदार पटेल ने किया था। इंपॉर्टेंट है भारत छोड़ो आंदोलन में ये सारी बातें कि जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव प्रस्तावित किया और समर्थन में कौन आए? सरदार पटेल आए। और 9 अगस्त 1942 को आंदोलन की शुरुआत की गई और इसी आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहते हैं, जिसमें महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ये आपका पूरे का पूरा भारत छोड़ो आंदोलन की हर एक बातें हैं। ये कौन कौन इसमें प्रस्ताव पारित करते हैं, कौन कौन उसके समर्थन में आते हैं, ये कहां पर पारित किया गया और इसके समर्थन में कौन आए थे। 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, अगस्त क्रांति इसका नाम है। ठीक है बच्चे, और इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। ये बड़ा फेमस है, विश्व प्रसिद्ध नारा है, डू और डाई। ठीक है बच्चों, क्या है इंग्लिश में इसका नाम? डू और डाई, यानी कि करो या फिर मरो। डू और डाई का नारा भी महात्मा गांधी जी ने इसी में दिया था। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं कि 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की मीटिंग हुई, इसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मुंबई के प्रसिद्ध ग्वालिया टैंक मैदान पर अबुल कलाम की अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ और जवाहरलाल नेहरू ने इसमें प्रस्ताव पारित किया अंग्रेजों भारत छोड़ो का, और इसका समर्थन पटेल करते हैं। 9 अगस्त को इस आंदोलन की शुरुआत हो गई, इसे अगस्त क्रांति कहते हैं, और गांधी जी ने इसमें करो मरो का नारा दिया। इसके बाद आती है बेटा वेवेल योजना। ये वेवेल योजना का क्या मतलब है? देखो, लॉर्ड लिनलिथगो अब तक वायसराय थे, जब इन पर सिचुएशन नहीं संभली तो लॉर्ड वेवेल को भारत का वायसराय बना दिया गया। नॉर्मल सी बात है। तो वेवेल योजना प्रस्तुत करते हैं ये 4 जून 1945 को, और वेवेल योजना पर विशेष आप यहां पढ़िए। देखो, इन्होंने और लुभावनी बातें कही, अंग्रेजों ने भारतीयों को और लुभावनी बातें कही। तो ये वेवेल योजना पर विशेष बातें हैं। देखो, केंद्र में नई कार्यकारिणी परिषद बनेगी, परिषद में वायसराय और सैन्य प्रमुख को छोड़कर सभी भारतीय होंगे, यानी कि अब टोटल भारतीय होंगे। अच्छा, मतलब भारत का साथ चाहिए। देखो, ऊपर से क्रांतियां भी छिड़ी हुई थी भारत में, समझ गए ना, जगह जगह। तो ये भारतीयों को थोड़े अधिकार देते चले गए। तो केंद्र में नई कार्यकारिणी परिषद बनेगी, परिषद में वायसराय तथा सैन्य प्रमुख के अलावा सब भारतीय होंगे। कार्यकारिणी में हिंदू मुस्लिम की संख्या बराबर होगी। कार्यकारिणी परिषद अंतरिम सरकार के समान होगी। गवर्नर जनरल बिना कारण वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। और अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेता गिरफ्तार हुए थे, सबको छोड़ा जाएगा और शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा, यानी कि शांति कायम करने के लिए भारत में ये योजना लाई गई थी। ये आपको वेवेल योजना पर विशेष जब आप पढ़ोगे तब आपको सभी पता चल जाएगा। यानी कि भारतीयों के अंदर जो आक्रोश था उसको थोड़ा ठंडा किया गया वेवेल योजना के माध्यम से, क्योंकि देखो, हिंदू मुस्लिम की संख्या बराबर कर दी गई, वायसराय और सैन्य प्रमुख को छोड़कर सब भारतीय बना दिए गए। किसमें? कार्यकारिणी परिषद में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जितने भी नेता पकड़े गए सबको रिहा किया जाएगा और शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा, जिसे शिमला समझौता के नाम से आज जाना जाता है। अभी मैं आपको शिमला समझौता ही पढ़ाऊंगा, समझ गए ना। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाएंगे। ठीक है बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाएंगे। चलिए,
इसके बाद ये जो शिमला सम्मेलन की बात ये करते हैं, इस शिमला सम्मेलन के बारे में आपको बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ना है कि 25 जून से 14 जुलाई तक ये हुआ था। कांग्रेस का नेतृत्व शिमला जाकर के किसने किया? अबुल कलाम आजाद ने किया, और गांधी ने इसमें भाग नहीं लिया। जो मुस्लिम लीग थी वो क्या चाहती थी, ध्यान से सुनना, वो क्या चाहती थी कि अभी देखो, अभी आप यहां पढ़ोगे कि कार्यकारिणी में हिंदू मुस्लिमों की संख्या बराबर होगी, ऐसा किस में कहा गया? वेवेल योजना में कहा गया। परंतु इसमें एक तरीके से जो मुस्लिम लीग थी वो और ज्यादा अधिकार चाहने लगी कि मुस्लिम सदस्यों का जो चयन होगा ना कार्यकारिणी परिषद में, जो अभी अभी हुआ था कि आधे हिंदू होंगे आधे मुस्लिम होंगे, तो मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि जितने भी मुस्लिम सदस्य उसमें चुने जाएंगे ना, उसका चयन मुस्लिम लीग खुद करेगी। भाई ये कौन सी बात हुई? मतलब शिमला जाकर के उसने ये बात कही कि मुस्लिम सदस्यों का चयन हम खुद करेंगे, आप नहीं करोगे। इसे कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया और 14 जुलाई को सम्मेलन विफल घोषित हो गया, और ये सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक हुआ था। याद रखिएगा तारीख, ये शिमला सम्मेलन है 1945 का। कब का बच्चों? ये 1945 का शिमला सम्मेलन है, ये 25 जून से 14 जुलाई तक चला। इसके बाद अगले साल ही आ जाता है तुम्हारा कैबिनेट मिशन। अब आ जाते हैं हम संविधान के बहुत नजदीक, बहुत नजदीक हम आ जाते हैं। अब भारत भी आजाद होने वाला है वर्ष 1947 में। बस आपकी 5 मिनट की और मैं क्लास लूंगा, 5 मिनट की, बस आप ध्यान से सुनिएगा। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में 1945 में आम चुनाव हुए, यानी कि 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है और ब्रिटेन में चुनाव होते हैं, और क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की उदारवादी यानी कि ठंडी नरम सरकार बन जाती है। और हाउस ऑफ कॉमन्स से जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली है, वो 14 मार्च 1940 को, आजादी से 1 साल पहले की ये बात है, ये 14 मार्च 1940 को एक घोषणा करते हैं कि हाउस ऑफ कॉमन्स से ये घोषणा करते हैं कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। और उसके लिए इन्होंने कैबिनेट मिशन तैयार किया, जिसमें कैबिनेट मंत्री के 3 सदस्य। देखो, इसे कैबिनेट मिशन क्यों कहा गया? क्योंकि इसके जो 3 सदस्य थे वो क्लीमेंट एटली के कैबिनेट के थे। और ये 3 सदस्य कौन कौन थे? एक तो स्टैफोर्ड क्रिप्स था जो व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था, एक पैथिक लॉरेंस था जो भारत सचिव था, और एक मिशन का ये पैथिक लॉरेंस जो था ये मिशन का अध्यक्ष था, यानी कि कैबिनेट मिशन का ये अध्यक्ष था। ठीक है बच्चों, और एक एवी अलेक्जेंडर थे, ये नौसेना मंत्री था, और 24 मार्च 1940 को ये मिशन दिल्ली पहुंचा। ये बात तीनों सदस्य याद रखना, स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष, पैथिक लॉरेंस जो था वो मिशन का अध्यक्ष था और वास्तव में वो भारत सचिव था, और एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री था। ये 24 मार्च 1940 को मिशन दिल्ली आया। अब देखो, मिशन ने दिल्ली आते ही एक अंतरिम सरकार की स्थापना और संविधान सभा के गठन एवं संविधान की स्थापना हेतु योजना बनाई। ठीक है बच्चों, और कैबिनेट मिशन योजना पर विशेष हम पढ़ेंगे, इसके बारे में फैक्ट हम पढ़ेंगे। देखो, सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होगा, जैसे कि अभी क्लास में पहले बताया था कि अप्रत्यक्ष चुनाव वो होते हैं जिसमें कि जनता सीधे वोट नहीं डालती, यानी कि न कि वयस्क मताधिकार के आधार पर के जो 18 साल के हो चुके हैं उन सबको, उस समय पे तो 21 साल थी, जो 21 साल के हैं वो वोट डालेंगे। नहीं, ऐसा नहीं था, केवल विधानसभा सदस्य ही अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों को चुनेंगे। 10 लाख में से एक प्रतिनिधि सभा के लिए चुना जाएगा। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि जो थे वो अपने समुदाय के सदस्य ही, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि अपने समुदाय के सदस्य से ही अपना चुनाव कराएंगे। ठीक है ना। और 3 मान्यता प्राप्त समुदाय उस समय पर कौन कौन थे? सामान्य, जनरल, मुस्लिम और सिख। सिख भी केवल पंजाब के, जनरल, मुस्लिम और सिख भी केवल पंजाब के। प्रांतों के लिए अलग संविधान का निर्माण किया जाएगा और सभा में 389 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई है। याद रखिएगा, 389 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से 292, देशी रियासतों से 93 और चीफ कमिश्नरेट क्षेत्र से 4 प्रतिनिधि थे। फिर से सुन लीजिए, प्रत्येक समुदाय के जो प्रतिनिधि थे
वो अपना चुनाव अपने समुदाय के सदस्य से ही कराएंगे। और 3 मान्यता प्राप्त समुदाय उस समय पे कौन थे? एक तो सामान्य, एक मुस्लिम और एक सिख। सिख केवल पंजाब के। और प्रांतों के लिए अलग संविधान का निर्माण किया जाएगा और संविधान सभा के लिए 389 सदस्य होंगे, ये निश्चित कर लिया गया। और ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य चुने गए थे, देशी रियासतों से 93 और चीफ कमिश्नरेट क्षेत्रों से 4 प्रतिनिधि चुने गए थे। अब आप ध्यान से सुनिएगा, ये जो संविधान सभा के सदस्य थे 389, इनका विभाजन कई प्रकार से आप पढ़ सकते हो। देखो, पहला समुदाय के आधार पर कि भाई जो 296 सदस्य थे ब्रिटिश प्रांतों के, यानी कि 292 तो आपके प्रांतों से और 4 चीफ कमिश्नरेट क्षेत्रों से, ये 292 और 4 296। इनमें इन टोटल में सामान्य थे 213, मुस्लिम थे 79 79 और सिख थे केवल 4। संविधान में महिला 15 थी, एससी अनुसूचित जाति 26 थी और एसटी 33 थे, यानी कि अनुसूचित जाति के 26 सदस्य थे, महिला 15 थी और अनुसूचित जाति 26, अनुसूचित जनजाति आपके 33 थे। प्रांतों को 3 भागों में बांटा गया, भाग कै, ख और ग, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और ये देखो संविधान सभा वृत्तांत, आप इसको ऐसे पढ़ लेना कि कुल सदस्य जो 389 थे, उनमें से ब्रिटिश प्रांतों से 292, देशी रियासतों से 93, कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 चुने गए। अगर वर्गों के हिसाब से प्रतिनिधित्व करते हैं तो महिला 15 थी, अनुसूचित जाति के 26 थे और अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य थे। समुदाय के आधार की अगर बात करें, संप्रदाय, जो पीछे 3 संप्रदाय थे ना, 3, सामान्य, मुस्लिम और सिख, सामान्य 213, मुस्लिम 79 और सिख 4 चुने गए, याद रखना। और चुनाव परिणाम अगर देखा जाए तो कांग्रेस के कुल 208, देखो कांग्रेस का कितना बड़ा वर्चस्व रहा होगा आप इसी से जान सकते हो। और मुस्लिम के केवल 73 सदस्य और निर्दलीय 8। तो संविधान सभा को आप कई प्रकार से पढ़ सकते हो। वर्गों के हिसाब से पढ़ोगे, भाई सवाल आ सकता है महिलाएं कितनी थी संविधान सभा में, तो महिला सदस्य 15 थे, अनुसूचित जाति के सदस्य 26 थे और अनुसूचित जनजाति 33 थी। और अगर संप्रदाय के हिसाब से अगर आप देखो, संप्रदाय के हिसाब से देखो, सामान्य यानी कि जनरल 213, मुस्लिम 79 और सिख 4 थे। कांग्रेस की कितनी सीटें आई थी, उनमें से कांग्रेस के कितने सदस्य थे, तो बेटा 208, मुस्लिम के 73 और निर्दलीय आपके 8 है। देखो ये मुस्लिम है और ये नीचे मुस्लिम की लीग है, ये मुस्लिम लीग है, ये मुस्लिम लीग के सदस्य है। इसमें हिंदू भी हो सकते हैं, परंतु ये बिल्कुल मुस्लिम थे जो मुस्लिम चुने गए थे। बात संप्रदाय की हो रही है बच्चों, ठीक है ना, यहां पर मुस्लिम लीग की बात आपकी हो रही है, मुस्लिम लीग की, सॉरी, ठीक है ना, ये बात मुस्लिम लीग की आपकी यहां पर हो रही है, मुस्लिम लीग की। तो ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि संविधान सभा का जो विभाजन था। इसके बाद बच्चों आज की क्लास का आखिरी टॉपिक है अंतरिम सरकार का गठन। देखो अंतरिम सरकार का गठन जब हुआ था तो उसकी घोषणा 24 अगस्त 1940 को और गठन हुआ था 2 सितंबर 1940 को। माउंटबेटन को अंतरिम सरकार में अध्यक्ष बनाया गया और जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष बनाया गया। लॉर्ड वेवेल के प्रयासों से 26 अक्टूबर 1940 को मुस्लिम लीग को भी सरकार में शामिल किया गया है। देखो तारीख 24 और 2 26 होती है, याद रखना 24 और 2 26 होता है। अगस्त सितंबर अक्टूबर तीनों महीने एक साथ है, अगस्त सितंबर अक्टूबर। तो 24 अगस्त को तो घोषणा हुई किसकी, अंतरिम सरकार की। गठन कब हुआ, 2 सितंबर को, किसका, अंतरिम सरकार का। और अंतरिम सरकार में 24 और 2 26 यानी कि अगस्त सितंबर अक्टूबर तीनों महीने लगातार है। बात 1940 की है। मुस्लिम लीग शामिल हुई कब, 26 अक्टूबर 1940 को। परिषद के 3 सदस्य है, देखो शामिल की गई है बाद में, तो जो परिषद के 3 सदस्य थे सैयद अली जहीर, शरत चंद्र बोस और साफत अहमद खां, इनको हटाया गया और लीग के 5 प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका टॉपिक हो जाता है कि जब मुस्लिम लीग के सदस्य इसमें शामिल किए गए थे तो किस किस को हटाया गया था परिषद से, सैयद अली जहीर को, शरत चंद्र बोस को और साफत अहमद खां को हटाया गया। और लीग के कितने बेटा याद रखना, 5 प्रतिनिधियों को लीग के 5 प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। और लीग का परिषद में रहकर पाकिस्तान के लिए लड़ना था। देखो लीग का जो काम था, जो बच्चों लीग का कार्य था वो क्या था, देखो लीग का कार्य परिषद में रहकर पाकिस्तान के लिए लड़ना था, क्योंकि लीग को तो एक अलग देश चाहिए था बच्चों,
एक मुस्लिम देश अलग ही चाहिए था, तो लीग का कार्य परिषद में रहकर पाकिस्तान के लिए लड़ना था और लीग के असहयोग एवं विरोधी दृष्टिकोण के कारण अंतरिम सरकार विफल हुई। डॉक्टर अंबेडकर ने अंतरिम सरकार के संबंध में कहा था कि यह एक देश की सरकार है जिसे दो राष्ट्र चला रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। लीग का कार्य परिषद में रहकर पाकिस्तान के लिए लड़ना था। लीग के असहयोग एवं विरोधी दृष्टिकोण के कारण अंतरिम सरकार विफल हो गई थी। ये आप याद रखना कि लीग ने असहयोग किया था, समझ गए, और विरोधी दृष्टिकोण था लीग का, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए लड़ती थी, उसको पाकिस्तान चाहिए था, समझ गए। और डॉक्टर अंबेडकर ने अंतरिम सरकार के संबंध में क्या कहा था? यह एक देश की सरकार है जिसे दो देश चला रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल उन्होंने सही कहा, ठीक है ना। और अंतरिम मंत्रिमंडल के जो 15 सदस्य और उनके विभाग है, ये आपको मैंने यहाँ पर दे दिए। 15 के 15 सदस्य और उनके जो डिपार्टमेंट थे, इनमें से एक सवाल आ सकता है कि बताइए भारत का रेलवे अंतरिम सरकार में रेलवे मंत्री कौन था? तो आसफ अली, समझ गए। गृह मंत्री कौन था? सरदार पटेल। और ये जो 5 सदस्य है आपके, ये जो 11, 12, 13, 14, 15, ये पांचों के पांचों वही सदस्य मैंने लिखे हैं जो लीग के सदस्य जोड़े गए थे। देखो 3 को हटाया गया था ना, आपको पता है कि मुस्लिम लीग को शामिल किया गया था अंतरिम सरकार में 26 अक्टूबर 1940 को। 5 सदस्य जोड़े गए थे, पांचों के पांचों ये है। 3 को हटाया गया था, उनकी जगह 5 जोड़े गए थे, तो 13 से 15 हो गए थे। इसमें जो अंतरिम वो था मंत्रिमंडल, उसमें 13 से कितने हो गए थे बच्चों सदस्य? 15 हो गए थे। 3 हटा दिए थे तो 10 हो गए थे, और 5 जोड़ दिए थे मुस्लिम लीग के, 15 हो गए थे। वे पांचों के पांचों ये हैं, जिसमें से पांचों के पांचों को बहुत इंपॉर्टेंट पद दिया गया। देखो, वित्त मंत्रालय लियाकत अली को दिया गया, वाणिज्य मंत्रालय आई चुंदरीगर को दिया गया, संचार मंत्रालय अब्दुल निस्तार को दिया गया, विधि मंत्रालय जोगेंद्र नाथ मंडल को दिया गया, और स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? गजानफर अली थे। तो पांचों के पांचों सदस्यों को बहुत इंपॉर्टेंट वाला पद इन्होंने दिया था। जबकि रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, आप पढ़ सकते हो यहाँ पर, जगजीवन राम श्रम मंत्री, CH भाभा कार्य खनन बंदरगाह मंत्री, और जो अपने C राजगोपालाचारी है उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया। तो ये अंतरिम मंत्रिमंडल था, समझ गए ना। इसमें 15 सदस्य आपके टोटल थे। तो आज की क्लास यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आज की रहने वाली है सभी परीक्षाओं में, चाहे वो UPSC हो, चाहे वो UPPCS हो, आपके इस टॉपिक से जरूर कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखो दोस्तों, बहुत मेहनत से आपके लिए सारा लिखा है, और एक क्लास में आपको सारा पढ़ा भी दिया। आप इस क्लास को 2 से 3 बार देखिएगा, और आपको अगर ये याद ना हो जाए तो आप फिर मुझे कहिएगा। सारा इंपॉर्टेंट, जितना भी इंपॉर्टेंट पोर्शन था, मैं सब आपके लिए लिख करके आज लाया हूँ, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है। इसके बाद तो बस माउंटबेटन योजना और संविधान सभा के बारे में थोड़ा सा आपको बताना है, वो अगली क्लास में मैं आपको बता दूंगा। और उसके बाद तो किताबों में संविधान लिखा हुआ है बेटा, फिर तो अनुच्छेद और आपके संशोधन ये सब याद करने होते हैं। बाकी मैं आपको उसको भी पढ़ाऊंगा अच्छे से, आप चिंता मत कीजिए। सभी UPSI वाले बच्चे, अब परीक्षा की घड़ी आ चुकी है, सभी को अग्नि परीक्षा देनी है, तपती हुई अग्नि परीक्षा देनी है। आप बिल्कुल हार मत मानिएगा। मैं आपके लिए अब हर दूसरे दिन, मैक्सिमम हो जाएगा तो तीसरे दिन, आपको एक बड़ी सी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है बच्चों। और ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर मुझे बताना। मुझे सब बच्चों का कमेंट चाहिए। मैं आपसे ये आज जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, कमेंट जरूर करिएगा आप, और अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, ठीक है बच्चों। आज की क्लास बहुत मेहनत से आपके लिए बनाई है, और देखना आप जब परीक्षा देकर आओगे तो आप कहोगे कि इसमें से हमें ये सवाल मिला, ये सवाल मिला, ठीक है बच्चों। तो होली की सभी को शुभकामनाएं, ढेर सारी खुशियां ये त्योहार आपके जीवन में लेकर आए, और UPSI 2021 में आप सफलता प्राप्त करें, ऐसी मैं कामना ईश्वर से आपके लिए करता हूं। जय हिंद, जय भारत।